फिर आपके पास है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स जब भी देखेंगे दो प्रकार की इनकम देखी जाती है टैक्स में, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इनकम कौन कौन सी होगी। पहली कंडीशन में बताया उन्होंने, इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट द सेम टाइम इट अक्योर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने पूरी की पूरी इनकम पिछले साल में इंडिया में रह के ही कमाई है, अक्योर का मतलब होता है कमाना, जहां भी आपको मिलने वाली है वो इनकम, तो भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। दूसरा, इफ इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, हमें कोई इनकम रिसीव हो चुकी है जहां हम मान के चलते हैं कि हमें वो इनकम मिलनी है। कई बार आपने कैसे मान लो सर्विसेज उधार पे कोई काम कर दिया, आपको वो पैसे मिलने हैं और पिछले साल के हम अपनी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं ना, इनकम रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीवेबल, आप मान के चलते हैं कि वो हमें मिलेगा लेकिन पिछले साल में ही मिलना होता है, तो ऐसी इनकम भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाती है। हाँ जी। इफ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट इज अक्योर्ड द अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपको कहता इनकम कोई भी बाहर हुई थी वो, लेकिन वो पिछले साल में मिलनी कहां पर थी, इंडिया में मिलनी थी। अगर बाहर ही हुई थी, बाहर ही आप रहते थे, फिर तो फौरन हो जाती, लेकिन इंडिया बाहर आपने काम किया, मिलनी आपको इनकम इंडिया में है, पिछले साल में मिलनी थी, आपने माना भी हो उसको, तो भी आपकी वो इंडियन इनकम हो जाएगी। फॉरेन इनकम क्या होती है, उन्होंने दो कंडीशन बताई है। इनकम इज नॉट रिसीव्ड और जड़ी इंडिया में जो इनकम जो इंडिया में मिली ही नहीं वो नॉन फॉरेन इनकम होगी। इनकम डज नॉट अक्योर और अराइज इन इंडिया, जिस इनकम के बारे में आप सोच ही नहीं सकते भी आपको इंडिया में मिलेगी, जब आपने डीम्ड सोच माना हुआ है कि हमें इंडिया में मिलनी नहीं है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम हो जाती है। जब भी स्कोप देखेंगे टोटल इनकम का, तो वही 3 पॉइंट इन्होंने आगे फिर लिखे हैं, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लास्ट है नॉन रेजिडेंट। तीनों की हमने कंडीशन पढ़ ली थी। पहले की थी 182 दिन, 4 साल में 365, लास्ट में 60, और एक देखी थी 7 साल में 729 या उससे ज्यादा दिन। कोई रेजिडेंट है वो उसका पूरी कंडीशन देखेंगे, किसी एक कंडीशन में वो फेल हो जाता है, जैसे हमने स्टीव वो की कंडीशन ली थी। स्टीव वो जो है पहली कंडीशन कंप्लीट कर गया था, सॉरी पहली नहीं कंप्लीट की थी उसने, क्योंकि पिछले साल में 182 दिन तो रेजिडेंट नहीं माना जाता। 4 साल वाली उन्होंने देखी तो वो कंप्लीट कर गया, क्योंकि हर साल 4 साल में 400 दिन हो गए, 365 चाहिए थे, पिछले साल में भी 100 दिन आगे वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब 7 साल में गए तो 700 दिन आए तो कंप्लीट नहीं हुई। तो ऐसे रेजिडेंट को हम बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट होते हैं जो किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। इनके बारे में तो पहले ही हमने बात कर ली, इसको तो दोबारा फिर उन्होंने दिया। आगे आपके पास है डीम्ड रिसिप्ट और अक्यूरल ऑफ इंडिया। डीम्ड रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जिसका हम मान के चलते हैं कि हमें वो पैसे मिलेंगे, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। कोई भी आपकी इनकम ऐसी हो जिनको आप मान के चलते हैं कि हमें ये पैसे जरूर मिलेंगे, जिसको आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह में शो करते हैं, तो ऐसी इनकम हमारी क्या होती है, डीम रिसीव्ड, जिनकी पेमेंट्स आपको इंडिया में ही मिलनी होती है। एग्जाम्पल नीचे भी लिखी हुई है आपके पास। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, सबसे पहले पार्ट लिखी है, एनुअल एक्रेशन इन प्रीवियस ईयर ऑफ द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सेस 12% सैलरी। आपका पूरे साल का जो आपका आरपीएफ फंड में आपका पैसा जाता है, पता है आपको मिलना है पिछले साल का पैसा, आपको चाहे अगले साल में, लेकिन आपने पिछले साल का ही पैसा था, तो ऐसी इनकम आप मान के चलेंगे भी हमारी डीम्ड टू रिसिप्ट है। टैक्सेबल ट्रांसफर बैलेंस फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपने कोई भी टैक्सेबल अमाउंट थी उसको ट्रांसफर किया होता बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन वो पैसे बाद में भी आपके तो दिखाने ही पड़ेंगे आपको, तो भी आपकी वो डीम्ड रिसिप्ट हो जाएगी। उसकी भी अलावा कहता आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर अदर एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने आपको पिछले साल में कोई ना कोई पैसे देने थे। एग्जांपल में जैसे मान लो बोनस मिलना था, हमें बोनस मिला नहीं, या फिर किसी बंदों को ग्रेच्युटी वगैरह मिलनी थी वो पिछले साल की, तो हमारी वो इनकम पिछले साल की ही मानी जाएगी, क्योंकि वो आपको पिछले साल में मिलनी थी और इंडिया में ही मिलनी थी। मीनिंग ऑफ इनकम अक्यूरिंग और अराइजिंग। अक्यूरिंग और अराइजिंग का मीनिंग क्या होता है? अक्यूरिंग का मतलब होता है जो ड्यू होता है, हमारी पूरी की पूरी पेमेंट हमारी ड्यू है। अराइज का मतलब हम समझ के चलते हैं कि जिसको हम मान के चलते हैं कि वो पैसे हमें मिलेंगे, लेकिन अभी तक ड्यू में भी नहीं किए गए, हमें पता होता है कि वो जरूर उसकी एंट्री पास होगी। कई बार ऐसे भी होता है ना, कुछ कंपनी से एंट्री होती है लास्ट में जाके पास करते हैं, बिल्कुल मार्च के लास्ट में। एग्जाम्पल ले लें, पार्टनर सैलरी, मान लो कि कंपनी में जो कंपनी में पार्टनर है उनको सैलरी वगैरह मिलते हैं, इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं, वो डेली बेस पे एंट्री नहीं डलती। जब आपके सीए वगैरह ऑडिट वगैरह कराते हैं उसके हिसाब से टोटल निकाल के
उस पे बेस पे एंट्री हमें पता होती है, उसको हम मान के चलेंगे कि वो अराइज है, वो एंट्री हमारी जरूर डलेगी। एज पे एग्जाम्पल आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों में क्लियर हो गया। अक्यूरिंग तो यह भी जो ड्यू कर रखी है, जिनकी पेमेंट हमें मिलनी है। अराइज होगी जिसको आपको पता है भी एंट्री जरूर निकल के आएगी, ये एंट्री लास्ट में जाके ही पास होने वाली है। इनकम जो कहता है इंडिया में आपको ड्यू होगी या अराइज होगी, वो कैसे होगी? आपको बिजनेस से भी हो सकती है, आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है उससे भी हो सकती है, या फिर इंडिया में आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि लॉटरी, या आपने कैपिटल गेन किया हुआ है, या आपका कोई कैपिटल एसेट आपने किसी को ट्रांसफर की हुई है, जिससे भी आपको पेमेंट मिलनी है। क्योंकि ऐसी कोई पेमेंट्स आपको डेली बेस पे नहीं मिलती। आपका कोई बिजनेस है, आपको बिजनेस में जब प्रॉफिट निकलेगा तभी मिलेगी वो इनकम। उसका आपकी प्रॉपर्टी कोई इंडिया में है, उसको आपको डेली बेस पे तो वैसे मिलने नहीं। आपने किसी को ट्रांसफर की हुई है प्रॉपर्टी या कैपिटल है, उसका पैसा भी आपको जब वो टाइम पीरियड खत्म होना है तभी पैसे वो मिलते हैं। फिर उन्होंने लिया भी कैटेगरी ऑफ इनकम विच आर डीम्ड टू बी अक्योर इन राइस इन इंडिया। ऐसी कहता कौन कौन सी इनकम है जो आप मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में ले सकते हैं कई बार। भी उन इनकम के बारे में लिखिए जो आपको डीम टू बी इंडिया होंगी। पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, जितने भी आपके बिजनेस कनेक्शन होंगे इंडिया में, जो आपको इंडिया में पैसे मिलने हैं। क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपको चाहे सैलरी मिलनी है, चाहे इंटरेस्ट मिलना है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई आपको डिविडेंड मिलने हैं, वो हमेशा कब मिलेंगे? साल के लास्ट में। ये डीम्ड माने जाते हैं हमेशा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, या कोई आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी? जैसे कोई मशीनरी वगैरह होगी। इंटेंजिबल्स होगी आपकी सोच वगैरह, जिनसे आपको पता कि मेरे पेटेंट्स हो गए या मेरा ट्रेडमार्क हो गया, जिनको कोई छू नहीं सकता, लेकिन हमने उस कंपनी को दिए हुए, उस कंपनी हमारे ऊपर ही काम कर रही है। तो उन सभी चीजों का जो भी आपको पैसा है, जैसे मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल होगी कोई भी प्रॉपर्टी। इमूवेबल जैसे आपकी लैंड आपने कोई ठेके पे दी हुई है, या आपके घर वगैरह जो आपने बिजनेस वगैरह में लगाए हुए हैं, तो वो सारी चीजों का जो भी प्रॉफिट आपको साल के लास्ट में ही मिलता है। इनकम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, आपकी कोई भी कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट हमेशा हमारी ये मशीनरी वगैरह ही होती है, जो बिजनेस में हम ठेकेदारों को या ठेके पे दे देते हैं, या किसी बंदे को 5 साल के दे दी किसी, लेकिन आपको साल साल बाद उसके पैसे मिलने होते हैं, तो भी आपकी इनकम वो डीम्ड ही हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से भी आपकी जो इनकम मिलती है वो भी आपकी डीम्ड ही होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली, पार्टनर की सैलरी होगी, कोई भी बंदा बिजनेस में काम कर रहा है, उनको सैलरी मिलनी है तो वो लास्ट में मिलेगी। नॉर्मल जो इम्प्लॉय होते हैं उनको तो डेली बेस, मंथली बेस पे सैलरी मिलती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने बिजनेस लगाया होता है उनके अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पहले से डिसाइड होता है भी सैलरी लास्ट में जाके मिलनी है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। ये भी डिविडेंड साल में एक ही बार मिलता है, वो लास्ट में जाके ही मिलना होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह मिलेंगी तब उस टाइम पे। इंटरेस्ट, कोई भी आपको इंटरेस्ट कहीं से भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर कहीं से भी आपने लोन वगैरह किसी को दिया हुआ है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको भी लोन जो है साल के लास्ट, लोन का इंटरेस्ट जो है लास्ट में ही मिलता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? बोलिए। रॉयल्टी को हम कमीशन बेस पे भी ले सकते हैं, जहां आपको मुआवजा के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे कंपनसेशन हम बोलते हैं। कुछ भी ऐसी कुछ भी कंडीशंस हो, कोई भी रॉयल्टी आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको देनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे हम स्कॉलरशिप में भी चल जाते हैं तो वो चीजें आपको पता ही होती है भी ये चीजें आपको मिलनी है, तो ऐसी चीजें भी आपको बाद में मिलती है। इनको भी हम डीम्ड में लेके चलते हैं। ये हमेशा मोस्टली लमसम अमाउंट में मिलती है। एग्जाम्पल, कोई इम्प्लॉई है, उसने 5 साल लगा दी, उसको जो मिलनी है ग्रेचुइटी, पहले कंडीशन थी ना गवर्नमेंट की, तो हमेशा लमसम में मिलती है। ऐसी कंडीशन को हम रॉयल्टी में ही लेते हैं। लेकिन अभी पता है इसके लिए गवर्नमेंट ने चेंज भी कर दिया है भी, जो ग्रेचुइटी है जरूरी नहीं है कि कंपनी में बंदा 5 साल काम किया होगा तब मिलेगी, अभी 1 साल भी काम करते हैं तब भी मिलेगी कंपनी में। उसके बाद इन लिखा है भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जितनी भी आप टेक्निकल सर्विसेज करते हैं उसके पैसे कहता कंपनी वगैरह में या फिर गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डीम नहीं, ये हमेशा नहीं मिलते हैं, ये भी टाइम टू टाइम मिलते हैं। आपको पता था आपने कोई सर्विस दे दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आपको चेक, ये नहीं है कि साथ ही साथ ही दे देंगे, वो पहले वो पासिंग में जाएगा, फिर वो पास होके आएगा, फिर जाके पेमेंट मिलनी है, तो वो भी हम मान के चलते हैं कि ये
डीम्ड होती है। इंडिया में ये सारी कंडीशंस होती हैं जो पैसे हमें मिलते हैं लेकिन रुक के मिलते हैं। हमें पता होता है कि ये पैसे मिलेंगे, हो सकता है इनकी एंट्री थोड़ी लेट पास हो। तो ऐसी सारी इनकम हमारी कौन सी होती है? डीम्ड या फिर अक्यूर्ड या फिर राइज इन इंडिया, ठीक है, जो सिर्फ इंडिया में मिलेंगी। हाँ, इंडिया से नहीं है तो वो बाहर की हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेशन। किसी भी पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो पर्सन इंडिया में रह रहा होगा, उसका इनकम टैक्स हमेशा डिपेंड करता है हर एक बंदे के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। कोई भी पर्सन जो टैक्स असेसी, उसका टैक्स तभी कैलकुलेट किया जाता है अगर वो इंडिया में, उसका सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि कहता कोई एक बंदा भी एक ही कंट्री में, हम बोले भी एक ही कंट्री में तो सिर्फ उधर का ही इनकम टैक्स पे करेगा। कई बार ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, इन्होंने टाइम पीरियड बीच में दिए हुए हैं, एक पर्सन एक ही साल में सेम दो जगह का भी रेजिडेंशियल स्टेटस में आ जाता है, दोनों जगह का भी उसको टैक्स पे कई बार करना पड़ जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है वो कितना कितना टाइम किस कंट्री में रुका। रेजिडेंशियल स्टेटस में इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हर एक पर्सन की इनकम देखी जाती है, उसने किस नेचर में अपनी इनकम को जो रिसीव किया है, क्योंकि जब जिस नेचर में इनकम रिसीव करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स भरना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर देखें तो हमारी जो इनकम है अलग अलग एंटिटी में कैलकुलेट की हुई है उन्होंने। सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, फिर फर्म में है, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एवरी अदर पर्सन, जो इसके अलावा कोई और भी जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कुछ भी है, सबका हमें कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। दो प्रकार से सबसे पहले तो हम देखते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो वो होगा जो इंडिया में रहा है, मीन्स इंडिया में रह के इंडिया में ही बिजनेस किया या फिर कहीं पे जॉब लगा या कुछ भी किया, उसको इनकम हुई, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया जो इंडिया से बाहर रहता है। ये तो पॉइंट से ही क्लियर हो गया, मीन्स एनआरआई जिनको हम बोल देते हैं। इन्होंने कुछ एक पॉइंट बताया नीचे, रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच प्रीवियस ईयर। किसी भी पर्सन का कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे आप तो उसके पिछले साल का देखते हो। इस साल में आप टैक्स पे करोगे, ये वाला साल हमारा असेसमेंट ईयर हो जाता है, पीछे वाला प्रीवियस ईयर। तो हमेशा आप पिछले साल का डाटा देखेंगे कि पिछले साल में वो कितने दिन रहा। डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। सभी साल के लिए कहता असेसमेंट ईयर जो होते हैं अलग अलग ही होते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर हम जब भी देखेंगे, कोई मान लो पर्सन ऐसा भी है कुछ टाइम इधर रहा कुछ टाइम उधर रहा, तो हर साल उसके अलग अलग दिन से निकल के आ जाएंगे भी कितना कितना टाइम पीरियड वो रहा है। रेजिडेंशियल इन इंडिया एंड अब्रॉड, कोई पर्सन कहता है जरूरी नहीं है भी इंडिया में ही सिर्फ रहा होगा, इंडिया में ही टैक्स पे कर रहा है, बाहर भी पे कर सकता है। ये हो सकता है कहता कि सेम एक ही टाइम पे दो कंट्री में उसने असेसमेंट की हो। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे अब वो यहाँ पे भी काम कर रहा है और वहाँ पे भी काम, मैं बता रहा हूँ उसका टाइम पीरियड इन्होंने आगे ली है। कहता ये हाँ, इसमें एक ये चीज जरूरी हो जाती है, अगर वो कहता है इंडिया में रह के ही काम कर रहा है फिर तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। अगर सिर्फ इंडिया में रह रहा भी, जैसे आपने बोला भी उधर भी जा रहा है या इधर भी जा रहा है, बिजनेस दोनों तरफ हो रहा है, तो फिर वो दोनों जगह मेंबर माना जाता है और दोनों जगह इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इन्होंने कुछ कंडीशन आगे ली है, देखो देयर यू कैन से फॉर द ऑल पर्पस ऑफ इनकम टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हम मान के चलने के लिए टैक्स पेयर जो है 3 कैटेगरी में चलते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट और पक्के तौर पे इंडिया का रहने वाला, ठीक है। दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडिया का रहने वाला लेकिन पक्के तौर पे इंडिया का नहीं रहने वाला। एक हो गया नॉन रेजिडेंट, जिसका इंडिया में कुछ लेना है ही नहीं, वो एनआरई में आ जाते हैं। इनका कुछ कंडीशंस है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे बुक में, सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, किस बंदे को माना जाएगा। अगर कोई पर्सन इंडिया में एक साल में, जैसे प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, 182 दिन इंडिया में रह जाता है तो वो रेजिडेंट माना जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, आप नोट कर सकते हैं, आपकी बुक में वैसे तो दिया हुआ नीचे, या उसको ही अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो उसके साथ ही आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कई बार दिमाग में रह जाता है। कोई भी टैक्स पेयर या असेसी हम माने पिछले साल में अगर 182 दिन इंडिया में रहेगा तो वो इनकम टैक्स असेसमेंट में कैलकुलेट जरूर होगा, मीन्स उसको असेसी माना जाएगा। अगर ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती फिर उसकी दूसरी कंडीशन देखी जाती है, पिछले 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहा होना चाहिए। जब आप पिछले 4 साल देख रहे हो तो उससे बीच में ये भी देखना है कि पिछले जो लास्ट साल गया होगा उसमें कम से कम 60 दिन वो इंडिया में रहा, तो असेसी इंडिया का मान लिया जाएगा। समझ आई कंडीशन? सर ये चेक करना पड़ेगा, डेट भी दे सकते हैं। वो उसमें हमें क्वेश्चन में कई बार दिया होता है, भी आपको मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने ऐसे टाइम पीरियड बता दिया, भी इतना टाइम पीरियड इतना इंडिया में रहा, इतने दिन रहा, तो आपने बताना होगा भी असेसी है या नहीं है। तो आपको ये कंडीशन माइंड में रखनी होगी। पहली कंडीशन तो है भी अगर पिछले साल में 182 दिन रहा है तो असेसी बन गया। अगर ये कंप्लीट नहीं हो रही तो दूसरी अपनी कंडीशन है,
पिछले 4 साल का डाटा देखेंगे, पिछले 4 साल में 365 दिन रुका हो, और साथ में ये भी देखना इसी कंडीशन में कि पिछले साल में 60 दिन कम से कम वो इंडिया में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। पिछले 4 ईयर का चेक करना पड़ेगा। पिछले 4 ईयर का 365 दिन देखना है, पिछले 4 साल में 1 साल रहा होना चाहिए कम से कम, और लास्ट ईयर में 60 दिन होने चाहिए, ये जरूरी है। ये भी कंडीशन अगर कंप्लीट नहीं होती तो एक कंडीशन और है, 7 साल में 729 दिन रहा होना चाहिए वो, पिछले 7 साल में 729 दिन। अगर ये तीनों कंडीशन में फुलफिल पर्सन नहीं आता तो वो एनआरआई बन जाता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। ये फुलफिल होती है तो, नहीं होती तो नहीं बनता। फिर कंडीशन क्लियर होगी। हाँ। उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हम 2 कंडीशन देखेंगे। इन्होंने एक बताया आपके पास देयर आर सिंपल टर्म्स फॉर रेजिडेंट पर्सन हु वन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन बताई है, इनके बेस पे भी कहता हम मान के चल सकते हैं। अगर कोई पर्सन सच एन इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट इन इंडिया 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, कोई पर्सन पिछले 10 सालों में से अगर 9 साल बाहर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई पिछले 7 सालों में 729 दिन में रहा है तो वो इंडिविजुअल को, उसको हम मान सकते हैं कि वो इंडिया में रहने वाला है। ये तो कंडीशन हमने उसमें ही ले ली थी। नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने मान लिया अगर 10 में से 9 साल वो बाहर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। वो तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट हो जाता है। मीन्स ये कंडीशन पूरी हो गई तो रेजिडेंट, ये कंडीशन पूरी ना हुई तो नॉन रेजिडेंट। ये वाली कंडीशन हम चाहे बीच में नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट इज सेटिस्फाई द बोथ ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी पर्सन का 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहा होगा तो उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। दूसरी उसने बोला 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा, वही 729 या उससे ज्यादा दिन रहेगा तो वो ऑर्डिनरी और पक्के तौर पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। आगे उन्होंने बताया अगर ये दोनों जो कंडीशन आपने पढ़ी है ऊपर वो फॉलो नहीं करता तो उस पर्सन को हम कहता रेजिडेंट बोलेंगे बट पक्के तौर पे रेजिडेंट वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ टाइम वो इंडिया में रह के गया लेकिन पक्के तौर पे इंडिया में नहीं रह के गया। अगर कोई भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती तो वो क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट। ये पॉइंट्स आपको कई बार क्वेश्चन में आते भी हैं। जैसे कई बार 10 नंबर में क्वेश्चन आपको दे देंगे भी इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स क्या है, एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताइए, तो हमें तीनों कंडीशन बतानी होंगी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर इसमें रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ये कंडीशन आपको साथ में एग्जांपल के तौर पे लिखनी होंगी। मान लीजिए एक पर्सन ऐसा है वो इतने साल में इतना टाइम रहा है, एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं तो वो पक्के तौर पर बन जाता है। एग्जांपल है 34 पे लिखे इन्होंने स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर, फाइंड हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एनुअल 13-14। स्टीव वो कहता है हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है 13-14 के लिए पता कीजिए। सोल्यूशन लिखा फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल 13-14 रेलिवेंट ईयर इज 12-13। अगर 13-14 का आप डाटा फाइंड करना चाहते हैं तो 12-13 का ही पीछे देखेंगे तो उसके हिसाब से कहता पिछले 4 सालों के अकॉर्डिंग उन्होंने लिया भी 400 दिन वो इंडिया में रह गया, प्रीवियस ईयर इज 100 days। हम तो कंडीशन में मान के चलते हैं वो सेटिस्फाइड हो गया। अगर 7 साल की देखते हैं तो 7 साल में 700 दिन हो गए, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमने कितनी है 7 साल में 730 की है, 729 की, तो वो कंडीशन में फुलफिल नहीं आता। हम इसको बोलेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में तो रहता है लेकिन पक्के तौर पे इंडिया में नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कंडीशन सारी ही देखनी पड़ जाती है। सम भी ऐसे ही आएगा जो आया नहीं, आपको सम नहीं देने वाला ना, सम में उसमें कंडीशन में पूछ लेंगे, वो आप पूछ लें तो। अदरवाइज आपको ऐसे ही कंडीशन बना के एग्जांपल के तौर पे दिखाना पड़ेगा अगर आपको थ्योरी में आता है तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत बार आता है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है आप लिखिए उसमें। उसके बाद आपके पास आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए उन्होंने बोला भी जो इंडिया में फैमिली होगी अगर उनका बिजनेस एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में जितने भी बिजनेस के काम है होली और पार्शनली पूरा या फिर आधे तौर पे इंडिया पे काम चल रहा है तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस उनका इंडिया का ही माना जाएगा। अगर कोई भी मीन्स बिजनेस है इंडिया में काम कर रहे हैं तो चाहे वो आधा काम इधर कर रहे हैं चाहे आधा बाहर कर रहे हैं तो वो दोनों जगह ही माने जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस माने जाएंगे। इसमें हमें इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मीन्स आपको यही देखना है कि अगर उनका काम इंडिया में चल रहा है तो वो सेटिस्फाइड होते हैं कि उनको इंडिया में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ फर्म पर्संस। कोई भी फर्म्स आपकी जैसे पार्टनरशिप फर्म होगी, जॉइंट स्टॉक फर्म होगी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी,
उनका भी अगर बिजनेस इंडिया में चल रहा है, मीन्स उनका मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर कंट्रोल्स इंडिया में है, तो वो इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे। सेम कंपनी के लिए भी है, कंपनी के लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं आती, क्योंकि कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। कोई मान लीजिए इधर भी ब्रांच है, चाहे आउटसाइड इंडिया भी ब्रांच है, तो उनको टैक्स पे करना ही पड़ता है अगर इंडिया में बिजनेस चल रहा हो। लोकल अथॉरिटीज हैं या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैं, जैसे सोसाइटी कोऑपरेटिव संस्थाएं खुल जाती हैं, तो उनको भी सेम टैक्स पे करना पड़ता है अगर यहाँ पर अपना बिजनेस दिखा रहे होंगे तो।